अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब की प्रेस टॉक से। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से सारे पंजाब को, सारे पंजाबियों को मुबारकबाद देता हूं कि उनका वज़ीर आला बहादुर ड्यूटी है। क्या मतलब, पहले आप सोए हुए थे? नहीं जुनैद साहब, पहले भी मैं वजीर आला था, मगर अब मैं वजीर आला बन के दिखाऊंगा। ये तो मुझे अब एहसास हुआ है कि सादा वसीम अकरम से इन लोगों का काम नहीं चलेगा, फिर वसीम अकरम के साथ प्लस सोना पड़ेगा। बहुत देर मैंने इनका मुंह देख लिया। अब मैं बबांगे दोल ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अब बात करते हुए ना तो मेरी टांगे कांपती हैं और ना ही मुझे लफ्ज ढूंढने पड़ते हैं। धड़ाधड़ लफ्जों की तस्बीह बन के बाहर निकल रहे हैं। इसलिए जरा आप होश पकड़ ले सारे लोग। अच्छा बुज़दार साहब, मैं एक अरसे से ये सवाल आपसे करना बुज़दार साहब की बजाय वजीर आला साहब कहें। अच्छा मोहतरम जनाब वजीर आला साहब, मैं रखना एक अरसे से आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आप जब से वजीर आला बने आप खुद को इनसिक्योर फील करते हैं, और इनसिक्योरिटी की वजह ऑपोजिशन नहीं, आपके अपने वज़रा ही होते हैं। आप अपने वज़रा से डरते हैं। जुनैद साहब, ना मैं अपने वज़रा से डरता हूँ ना अपोजिशन से डरता। देखिए, जब लंबी टांगों वाला मेज हो और ऊपर चंद चीजें पड़ी हो और मेज की टांगे हो पतली और मेज की टांगे इस तरह कांप रही हो, मेज के ऊपर पड़ी हुई हर चीज इनसिक्योर होती है। वाह, क्या तो जब मेज की टांगी ना कांप रही हो तो फिर तो बंदा होश पकड़ लेता है ना, उसको पता होता है कि सब कुछ सिक्योर है। तो मैं अब यही कहना चाह रहा हूं कि अब अल्लाह के फजल से मैं अपनी टांगों पे मजबूती से खड़ा हो चुका हूं। देखिए, सियासी मुबस्सरीन आपके बारे में इस राय का इजहार करते हैं कि आपके जो वजीर ज्यादा अच्छा काम करते हैं आप उन्हीं से खुद को गैर महफूज समझना शुरू कर देते हैं। जुनैद साहब, मैं मुबस्सरीन को छोड़े, मैं जो आपको बात बता रहा हूं आपको अब मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं आपको दो टोक बता रहा हूं जी कि मैं करता हूं अपने लीडर के विजन के मुताबिक काम। जो पहले वजीर आला आते रहे हैं वो करते रहे हैं टेलीविजन के मुताबिक काम। मैं लीडर के विजन के मुताबिक करता हूं, टेलीविजन के मुताबिक नहीं करता। मेरा मतलब यह है कि मैं कोई एक्टिंग शैक्टिंग नहीं करता। अच्छा, ये टेलीविजन महंगा होता है या लीडर विजन महंगा होता है? जुनैद साहब, महंगा तो फिर लीडर विजन ही होता है। अगर उसको को समझ ले तो फिर तो तरक्की तरक्की होती है। क्या बात है। और टेलीविजन के मुताबिक काम तो एक्टर करते हैं। ये सारे एक्टर आते रहे हैं, ये सारे एक्टिंग करके लोगों को तसल्ली देकर निकल जाते रहे हैं, मगर अब एक्टिंग नहीं होगी जुनैद साहब। अब मेरे लीडर के विजन के मुताबिक काम होगा। बहुत अच्छा। जिसका पहला सबूत आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देख लिया। अल्लाह ताला के फजलो करम से, बुज़दार के प्लानिंग की वजह से आप देखें कितनी बड़ी लीड से हम जीते। हजूर वाला खुदा का खौफ करें, गिलगित बल्तिस्तान में आपका क्या किरदार? जुनैद साहब, इधर से चले तो 14 घंटे बाद गिलगित बल्तिस्तान पड़ जाता बंदा, अगर गाड़ी जरा खींच के रखी हो। भाई वहां के इलेक्शन, भाई नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया कि वजीर आला कह के अच्छा मोहतरम जनाब वजीर आला साहब, वहां की इंतखाबी फतह में आपका क्या किरदार है? तो आपका क्या ख्याल है, ऐसे ही फतह मिल गई है? आप मुझे बताएं ना जरा, फतह ऐसे ही मिल जाती है? काम करना पड़ता है और अल्लाह के फजल से काम आपके इस खादम उस्मान बुज़दार ने, ये खादम बीच में से निकाले, आपके इस वजीर आला उस्मान बुज़दार ने किया। आपके बारे में तो ये आम है कि आपने पंजाब में काम नहीं किया तो गिलगित बल्तिस्तान में क्या करना था? तो सुन ही नहीं सकते सुन क्यों नहीं सकते? तुम्हारे कान काट दिए किसी ने? आज देखो तो फर्क है आज बुज़दार साहब। मेरी बात सुने, पंजाब में अगर काम नहीं किया तो पंजाब ऐसे ही चल रहा है। मुझे बताएं ना, गाड़ी की सीट पे बैठ जाएं आप, करें कुछ भी ना, गाड़ी चलेगी नहीं? गड्डी की सीट पे बैठ के काम करना पड़ेगा, उसको सल्फ मारना पड़ेगा, उसको गेयर लगाना पड़ेगा, रेस देनी पड़ेगी, क्लच आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना पड़ेगा। नहीं, गाड़ी तो चल पड़ेगी, लेकिन अगर ना तजर्बाकार ड्राइवर चलाएगा तो गाड़ी हचकोले खाते हुए चलेगी। ये ड्राइवर की ना तजुर्बाकारी की वजह से हचकोले नहीं खाती, सड़क के टोए टिब्बों की वजह से हचकोले खाती है। और ये जो सड़कें बना के पैसा इकट्ठा करके नून लीग लपेट के ले गई है ना बाहर, उसकी वजह से गाड़ी हचकोले। मुझे आप क्या समझते हैं, मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि मैं अब वजीर आला बन चुका हूँ। जवाब तो आजकल आप फर दे रहे हैं, बल्कि आजकल तो आप झाड़ भी पिला रहे हैं।
बल्कि अपने वज़रा को झाड़ पिला रहे हैं। पिछले दिनों अपने 2 वजीरों अंसर मजीद और मुराद रास को आपने झाड़ पिला दी है। जुनैद साहब बात ही उन्होंने गलत की है। क्या जरूरत है कबीना के इजलास में ये बात उठाने की कि मेरे महकमे का सेक्रेटरी क्यों बदल दिया? मैं वजीर आला हूं, मैं तुम्हें बदल सकता हूं, सेक्रेटरी क्या चीज है? क्या बात। देखे सेक्रेटरियों ने जब जाना था कोर्स के लिए तो उनको बेचारों को तो जाना था ना, उधर और कोई नया सेक्रेटरी लगाना था। तो भाई ये बात तुम अकेले में भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ इसलिए झाड़ पिलाई है जुनैद साहब के इधर से ही पता चल जाए कि अब मैं वजीर आला पूरा हो चुका हूं। वैसे तो जुनैद साहब ये बातें बताने की जरूरत ही नहीं है। ये जो मैंने फिरदौस आशिक अवान साहिबा को अपने तर्जुमान के तौर पे रखा है, जिसकी इतला रखने के बाद आपको मिली थी। जो भी है ये तो हमारे अंदर की बात है ना, ये मैं क्यों आपको खोल के बताऊं। मगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तर्जुमानी से समझ जाना चाहिए कि अब हमारी क्या लैंग्वेज होगी। वो अल्लाह के फजल से सिर्फ जुबान से ही नहीं बात समझाती, हाथ से भी समझाती। गुज़ार साहब आप तो सीधी सीधी तड़ियां दे रहे हैं। तो और क्या। बात यह है कि जिस तरह देसी घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, इसी तरह ये देसी आवाम भी सीधी जुबान से सीधी नहीं होती। इनके लिए जुनैद साहब उंगली की तरह जुबान भी जरा टेढ़ी करनी पड़ती। अल्लाह के फजल से मेरा प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है। अब मैं पक्का वजीर आला। पहले आप प्रोबेशनरी वजीर आला थे। जुनैद साहब लोग समझते हैं ना, मैं तो नहीं समझता। मुझे तो पहले दिन ही कान में मेरे लीडर इमरान खान साहब ने कह दिया था कि तगड़ा हुई तो खिंच के रखो। इमरान उस्मान कट्ठे जिएंगे कट्ठे मरेंगे। बन गए मुकम्मल वजीर आला गुज़ार साहब। जुनैद साहब अभी तो आपने सुनी है मेरी गुफ्तगू और सवाल जवाब। जिस दिन मैं पाया ना 3 पीस तो ਤੁਹਾਡੇ हाथ से निकल जा सकते। मेरा मतलब है आप लोगों को खुशी होगी देख के कि ये वाकई को सच्चा और खरा वजीर आला सामने आया। जब आप पहनेंगे तो पहनेंगे, मेरी तो अभी निकल गई। जुनैद साहब वाकई ऐसे ही होता है। ज्यादा आप आदमी को सलवार कमीज में देखे ना तो एकदम किसी दिन वो पेंट कोट में आ जाए तो आपको फिर अंदाजा होता है इधर एडा बड़ा डेढ़। फिर हल्का जो आसा तो निकल जाता है। वैसे अल्लाह के फजल से मेरा ढिड कोई नहीं। पैंट कोट आपको अच्छा लगेगा, आप स्मार्ट आदमी है। जुनैद साहब सिर्फ पैंट कोट ही नहीं, अभी मैं सिंध की तरफ जब गया हूँ उधर पहले तो वजीर इत्तलाआत ने मेरा इस्तकबाल किया, आप लोगों को मुबारक हो। और फिर जब उन्होंने मुझे अजरक फेंका ना मेरे कंधों पे और सिंधी टोपी शीशियों वाली रखी है मेरे सर पे, यकीन माने हर बंदा कह रहा था कि यार सिंध के बाहर से अगर कोई बंदा आया और उसको अजरक और टोपी सजी है तो वो ये उस्मान बुज़दार ही है। वरना जिसने आके इधर सिंधी टोपी पहन के अजरक कंधों पे रख के तकरीर किया लगा ओपरा ही है वो। बल्कि एक तो बंदे ने यहाँ तक कहा है कि शाह महमूद कुरैशी सिंध के करीब के हैं, मगर इधर आके जब तकरीर करने के लिए सिंधी टोपी पहनते हैं तो साफ लगता है उन्होंने अपने बड़े मुंडे की पहनी। बल्कि जुनैद साहब एक आपको आपस की बात बताऊं, जब इमरान खान साहब ने मुझे टेलीविजन पे देखा है ना अजरक और सिंधी टोपी में तो मुझे फोन करके कहते हैं कि बुज़दार काश हम सिंध का इलेक्शन में जीत जाते। अगर जीत जाते ना तो तुम्हें सिंध की वजारत आला का भी एडिशनल चार्ज मिल सकता है। अच्छा मुज़्ज़ार साहब, लबो लहजा भी चेंज हो गया, ड्रेसिंग भी चेंज हो गई। अब मेरा ख्याल है कि काम करने का अंदाज भी थोड़ा सा चेंज करें। जुनैद साहब जितने प्रोजेक्ट्स में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, आप अगर दांतों में उंगलियां ना ले लेंगे तो फिर आप मुझे कहिएगा। फिरदौस मार्केट वाला अंडरपास तो बन नहीं रहा आपसे। जुनैद साहब असल मसला पता क्या है जी, 4-5 महीने तो मुझे यही नहीं पता चला कि ये फिरदौस है कौन। ये तो फिर जब सेक्रेटरियों ने मुझे बताया है कि हजूर ये फिल्म स्टार फिरदौस जो हीर रांझे में हीर बनी थी ये उसके नाम का है, फिरदौस मार्केट वाला चौक। तो फिर मुझे समझ आई है कि काम करना कैसे है। अब मैंने उधर मिस्त्री मजदूरों के सराहने एक बांसुरी वाला खड़ा किया है कि मठी मठी बांसुरी में जानदा रह जाए। मुज़्ज़ार साहब अगर आप यही मेयार रख लेना तो हमारे पंजाब के जितने नामुकम्मल मंसूबे हैं वो यूं मुकम्मल हो जाए। ज़ेबा अंडरपास, बाबरा ब्रिज।
जुनैद साहब, बात हासे वाली नहीं है, बड़ी संजीदा बात है। काम की मिख तक पहुंचना ही असल अक्लमंदी है। देखें वो फिरदौस मार्केट वाला चौक है, उधर बांसुरी बड़ी जरूरी थी। और अब आप देखिएगा कि इंशाल्लाह और 3-4 महीनों में वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। 3 महीने तो सरकार आपने पहले दिए थे, 6 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं। जुनैद साहब, ये बांसुरी के बगैर थे, इसलिए ये तो हो गए जाया। अब जिस दिन से बांसुरी शुरू हुई है उस दिन से मैं 3 महीने गिनूंगा। क्या बात। जी बुजदार साहब, ये सिर्फ बांसुरी बज रही है या मजदूरों ने चोरी भी खा रहे हैं? मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, चोरी खुआ रहे हुए रेंदा नहीं किते तो रांझे दा फुफी दा पोत्र। अच्छा बुजदार साहब, और कौन कौन से मंसूबे हैं पाइपलाइन में? पहले तो पाइपलाइन का ही मंसूबा है। मैं चाह रहा हूं कि पाइपलाइन नहीं बिछा के तो गैस बाहर से ही सीधी पंजाब में पहुंचे, वाह जी वाह। क्योंकि ये पहली सर्दियां हैं जिसमें मैंने ये अंदाजा लगाया है कि गैस के बगैर जुनैद साहब अवाम बड़ी मुश्किल में है। असल में गैस ना होने का कसूर कोई हमारी गवर्नमेंट का नहीं है। अच्छा गैस जम के पाइप में बैठ जाती है, जैसे माई नहीं थक के थड़े ते बैठ जाती। इस तरह गैस भी जो है ना, ये भी जम के बैठ जाती है पाइप, तो आगे जाती नहीं है। तो लोग बददुआएं देते हैं हुकूमत को। हालांकि हुकूमत का तो कसूर नहीं होता, सर्दी का कसूर होता है। बुजदार साहब 22 करोड़ माचिस की डब्बियां तकसीम करेंगे। अच्छा। थोड़े थोड़े फासले पे माचिस जला के गैस गर्म करेंगे, गैस खुद ही चल पड़ेगी। जुनैद साहब, फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? 22 करोड़ माचिस किस लिए, और ऊपर से 22 करोड़ बंदे को किस लिए उधर हम बाउंड कर दे? एक माचिस पकड़ो, जिधर से गैस आ रही है उधर जाके तीली लगाओ, इधर से पाइप पे मुंह रख के जरा सूटा खिंचो, देखो किਵੇਂ नहीं आउंदी गैस। इतना रिस्की और तगड़ा सूटा खींचेगा कौन? ये जो आपने इतना तगड़ा बंदा रखा हुआ है, ये किस लिए है? अगर ये बंदा मुझे दे देना जुनैद साहब, तो गैस इतनी आएगी कि हर चूल्हे में से पटाखे निकले। बुजदार साहब, हमारे गोगा जी को रहने दे, आग का मामला है, गौरी साहब को ले जाए, इनकी फायर इंश्योरेंस हुई है। वो बंदा ले जावा जिदा पहले ही पटाखा बज जाए। लेकिन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मदर्स डे पे, फादर्स डे पे, फलान डे पे, वैलेंटाइन डे, सारे डे मनाते हैं और पूरा टेम्पो बना होता है, माहौल बना होता है माशरे में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन वर्ल्ड चिल्ड्रन डे को हम लिफ्ट ही नहीं कराते। भाईजान आप बता दें इस थैले का अब क्या करना है? अभी मुझसे 2 मिनट पहले पूछता है कि भाईजान आप किस मौजू पे बात करने लगे हैं। मैंने कहा यार आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है, बच्चों का आलमी दिन है। तो कहता है मैं मुंह में चूसनी लेके बैठ जाऊं, जरा टेम्पो बन जाएगा। अब बताओ इसका क्या करना है? माशाल्लाह, चूसनी च थोड़ा जिहा तंबाकू भी पा दे, जिन्नी पक्की उम्र दा है, बच्चा जरा खुश रहेगा। मैंने कहा यार मैंने तो बहुत सीरियस होकर बात करनी है। कहता नहीं जी नहीं, आपकी सीरियस बात में मैं इजाफा करूंगा उसकी सीरियसनेस को। पता नहीं कैसे इजाफा करेगा। जी आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। अच्छा यार, वैसे तुम एक बात पे गौर करो कि दीगर जो आलमी दिन हम मनाते हैं, आलमी सतह पे मनाते हैं, उनमें तुम देखो कि बच्चों के दिन की अहमियत कितनी कम है। कि मतलब मदर्स डे पे, फादर्स डे पे, फलान डे पे, वैलेंटाइन डे, सारे डे मनाते हैं और पूरा टेम्पो बना होता है, माहौल बना होता है माशरे में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन वर्ल्ड चिल्ड्रन डे को हम लिफ्ट ही नहीं कराते। एक तरफ हम, ये हमारी जबान नहीं थकती कहते कहते हमारे जी, हमारा मुस्तकबिल, हमारा कल, हमारा सब कुछ, हमारे बच्चे। लेकिन बच्चों के आलमी दिन को बिल्कुल हम लिफ्ट ही नहीं कराते। बिल्कुल सही। ये हम कहते सारा कुछ है, हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर, हमारा हमारा वो। वैसे हम जितना हम चिल्ड्रन डे के ऊपर तवज्जो करते हैं ना, अब उतनी कोई तवज्जो हम बच्चों पे करते। अच्छा, ये जो अलमिया है ना, मतलब जिंदगियों के आप जिस शोबे में भी देख लो, बच्चे मतलब ओवरऑल मजमूई तौर पे इग्नोर ही हो रहे हैं। बज़ाहिर तो हम ये कहते हैं कि जनाब आजकल जो भी माँ बाप हैं उनकी जिंदगियों का महवर और मरकज बच्चे हैं। नहीं, एक अंदाज में शायद हो भी हो। पता किस लिए? कि माँ भी मजदूरी कर रही है, काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, लेकिन उनका मकसद पता है क्या है? बच्चों की जो फलाह बहबूद है या ओवरऑल बच्चों के जो हकूक हैं, वो उन्होंने सिर्फ
एक काम पे मुर्तकिज कर दिए हैं, और वो काम ये है कि बच्चे को किसी महंगे स्कूल में दाखिल करा दो, बस उसके लिए वसाइल इकट्ठे करते जाओ। बच्चों के हकूक क्या हैं, बच्चे आपकी कितनी तवज्जो के मतकाजी हैं, कि बिल्कुल नहीं हम देखते किसी मामले में भी, किसी मामले में। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो हम दिन रात एक किए हुए हैं ना अपनी तरफ से बच्चों के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, इस तरह हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, ये सरासर 100% हमारी गलत फहमी, शराब है, धोखा है। हाँ, ये बच्चे जो है ना जी, वो आपके ज्यादा पैसों और दौलत की वजह से नहीं अच्छे होते जी, बच्चे तवज्जो देने से अच्छे होते हैं। आप सिर्फ उतने ही पैसे कमाने के लिए जाएं जिससे आपका दाल रोटी पानी चल रहा है, आप बाकी टाइम बच्चे की तरबियत पे दें, तरबियत पे दें, बच्चे की तरबियत पे दें। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं जी। मेरे बचपन में अगर रोटी का अनाउंस हुआ है कि चलो जी रोटी खा लो, माँ जी ने कहा है अगर, या बहन ने कहा है, या भाई किसी ने भी कहा है जी, तो सबसे पहली बात ये होती थी कि माँ बाप ये देखते थे कि कौन कौन बच्चा हाथ धोने गया है। सही। फिर उसके बाद जब दस्तरखान पे आ जाते थे, वो पीढ़ियां शीढ़ियां जो पड़ी होती थी, बड़ा मजे का सीन होता था वो, क्योंकि उस पे बैठ के ये होता था कि किस किस बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, बिल्कुल सही। फिर बच्चा किस तरह रोटी खा रहा है, मुंह बंद करके खा रहा है या खोल के खा रहा है, मुंह की रोटी चबाने की आवाज तो नहीं, इस नाराज होते थे माँ बाप, ऐसे ना करो, मुंह बंद करके खाते हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए, जानवरों की तरह ना खाओ। फिर खाना खाने के बाद किस किस ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखा जाता था कि ये करते हुए ये दुआ पढ़ी है आपने। फिर बच्चों के सामने बाप जो होता था वो किसी ना किसी अंदाज में रोल मॉडल बना होता था। आज आप गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, साथ बच्चे बैठे होते हैं, आप केला छील के छिलके बाहर फेंक देते हैं, आप देख ही नहीं होते कि बच्चा कल को यही हरकत करेगा। खुदा वो याद करके अपने वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनकी टेंशन, उनका कंसर्न याद करके तो बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि हम तो किसी दिन भी ऐसा नहीं करते कि हम बच्चों को ये छोटी छोटी तरबियत ऐसी दें जिससे बच्चा अच्छा इंसान बने, उसकी शख्सियत बेहतरीन निखार आए। हमें स्यापा पड़ा हुआ है जी बच्चों के लिए दौलत इकट्ठी और उनकी तालीम महंगे स्कूल से, ये दो चीजों पे, एक उनका कल संवार जाए, भाई उनका कल संवारना है तो उनका आज संवारो अपनी तरबियत से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ये देखो कि इसमें सारे मुलव्वस है। अब मीडिया देख लो, आप मतलब घरों में माँ बाप जो हैं वो भी गफलत का मुर्तकब हो रहे हैं। मीडिया देख लो कि हम जब छोटे थे तो हमें मतलब टीवी पे भी बच्चों के अलग प्रोग्राम होते थे, अखबारात में बच्चों के अलग एडिशन होते थे, रसाइल जरायद सब बच्चों के अलग होते थे। जब से ये चीज आई है ना, इसमें सब, अब देखो ये वही फेसबुक बच्चा देख रहा है, वही बड़ा देख रहा है, वही टिकटॉक बड़ा देख रहा है, वही बच्चा देख रहा है। मतलब सोशल मीडिया जो है उसने सबको एक ही उम्र का कर दिया। उसमें ये तमीज रवा नहीं रखी जाती कि कौन सा कंटेंट बच्चों के देखने वाला है, कौन सा बड़ों के देखने वाला है। जी 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 जी, ये बार बार कहें लोगों को कि बच्चा आपके पैसे का बेचारा भूखा नहीं है, बच्चा आपकी तवज्जो का भूखा है, बच्चा आपकी मोहब्बत का भूखा है, उसे आपकी तवज्जो और मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत क्या है कि उसके ऊपर तवज्जो दें, उसको देखें, उसको वक्त दें। आपके वक्त का वो भूखा है। बच्चे की शख्सियत जो है वो आपके वक्त की भूखी है। आप उसको जितना ज्यादा टाइम देंगे, माँ बाप दोनों ही, और ये भी कोई जरूरी नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कि ये भी हमें गलत फहमी है कि जी पढ़ा लिखा जो माँ बाप है, बिल्कुल जरूरी पढ़ा लिखा होना चाहिए, तालीम याफ्ता होना चाहिए, उन्हीं के बच्चों की तरबियत अच्छी होती है। नहीं नहीं नहीं, अनपढ़ तरीन जो चिट्टे कोरे अनपढ़ माँ बाप होते थे ना जी, वो बच्चों को वक्त देते थे, उनकी तरबियत बहुत अच्छी करते थे। ये जो सोशल चीजें हैं छोटी छोटी, जो मैं अभी बता रहा था कि दस्तरखान पे बैठना, किस तरह चलना, मेहमान आए तो उनको किस तरह रिसीव करना, किस तरह उनको सलाम करना, किस तरह उनको रुखसत करना, किस तरह बुजुर्ग का अदब करना, किस तरह बुजुर्ग को टाइम देना, ये सारी चीजें जो हैं ये अनपढ़ माँ बाप भी बच्चों को सिखा लेते थे। बड़ी ही माफी के साथ मैं तो ये चिल्ड्रन डे पे इतना ही अर्ज करूंगा कि बच्चों को मोहब्बत प्यार दें, बच्चों को वक्त दें, बच्चों को ऊपर तवज्जो दे, फिर ही जाके ये पैदा होंगे, वरना फिर अल्लाह वारिस। अजीजी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जी, एक अजीजी और एक काला तितर,
ये कम होते जा रहे हैं, इनकी तरफ तवज्जो देनी। अच्छा, एक और हवाले से भी हम लोग गफलत के मुर्तकिब हो रहे हैं जब बच्चों की बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चों को हम खाने पीने के लिए महंगी से महंगी चीज दे दें। ये नहीं सोचते कि उनकी सेहत के लिए क्या चीज बेहतर है, वो चीज खिलाएं। जिस चीज की वो जिद करते हैं, और सुबह उठती है माँ बच्चे को स्कूल भेजने के लिए महंगी से महंगी चीज फ्राई करके या रेडीमेड चीज जो है वो उसके टिफिन कैरियर में उसको हो गया, मैंने बच्चों को बाजार की चीज, रेडीमेड चीज, उसकी बजाय आप थोड़ा तरद्दुद करके उसको घर में पराठा बना के क्यों नहीं देती? अपने हाथों से बना हुआ पराठा। भाई जी मैं आपको बताता हूं ना कि इतना गफलत है सेहत की तरफ से, खुराक की तरफ से बच्चों की, कि ईमान से रोना आता है। जरा सा को पूछे माँ को कि आप बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो कहती है जी ये मलाई होती है ना तो ये नहीं पीते। यार हम भी नहीं थे पीते, हम भी नहीं थे कि पीते। माँ हमारी गर्म दूध को फेंटती रहती थी बेचारी, ठंडा करती थी इस अंदाज से कि उसके ऊपर मलाई ना जमे, फिर वो हमें पिलाती थी। फिर आज की माँ कहती है जी मैं क्या करूं, ये पराठा नहीं खाता। भाई हम भी नहीं खाते थे, माँ हमें खिलाती थी जबरदस्ती, वक्त देती थी, समझाती थी, मारती थी, जरूरी है ये तुम्हारे लिए अच्छा है, खुराक जरूरी है। फिर हम कहते नहीं बच्चा सब्जी नहीं खाता, टिंडे नहीं खाता, किया। सारे इसी तरह के होते थे बच्चे जिस तरह के आज का बच्चा दलिया नहीं खाता, अजीजी 2-2 प्लेटें खा जाता था। हाय हाय 2 प्लेटें यार इधर उधर हुंदा सी ध्यान सारे दा, ते मैं तीजी प्लेट भी दलिये दी खा जाता। देखो ना सेहत भी तो है ना, लस्सी, दही, दूध, मक्खन, हर चीज बच्चे खाते थे, हर चीज खाते थे, मगर खाते इसी तरह थे, जरा सख्ती करके, प्यार करके, वक्त दे के, तवज्जो से, जिस तरह अब देनी चाहिए तवज्जो। अजीजी भाईजान, मेरे माँ बाप ने मेरी तरफ बड़ी तवज्जो दी। तेरी तरफ माँ बाप ने तवज्जो नहीं इतनी दी, मुझे लग रहा है तेरी तरफ कारपोरेशन ने बड़ी तवज्जो दी। अजीजी को कहती पर्सनालिटी ले लो, उतला बटन बंद करके भी नहीं अच्छा लग रहा। यार गौरी तुम करीब से देख रहे हो, दूर जाके देखो। दूर के ढोल सुहाने। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कारपोरेशन वाले आ जाते हैं, उनको भी देना पड़ता है, फिर कुछ ये लोग भी आ जाते हैं, इनको भी देना पड़ता है। आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं मैंने नहीं देखा। ओ भाई मैंने तो देखा है ना, आपकी तरफ इशारा कर रहा है, आपका नाम ले रहा है यार जो मैं नहीं देखा तो छड़ दे, तुम एवं गल बता रहे हो यार। नाज़रीन, ट्रैफिक का मसला हो या बाजारों में चलने की प्रॉब्लम, उसकी सबसे बड़ी वजह नाजायज तजावुज़ात है। और आज हस्बे हाल के सलामती कटहरे में खड़ा एक ऐसा शख्स जिसने मसरूफ तरीन बाजार में कम अज कम 10 फुट जगह पर कब्जा कर रखा। आप झूठ बोल रहे हो भाई, जब चीज खत्म हो जाती है रेडी से तो वो रेडी हम वापस घर ले जाते हैं, कोई कस्बा नहीं कर रखा हमने। ओ भाई सारा दिन तो तुम ट्रैफिक का सत्यानाश किए रखते हो ना, और रात को अगर तुम हम पे ये एहसान करते भी हो कि घर साथ ले जाते, वैसे तो ज्यादातर दुकानदार नहीं लेके जाते, ज्यादातर रेडी वाले वहीं खड़ी करके जाते हैं। उधर ही उसे रस्सियां बांध के लॉक करके चले जाते हैं। और बाबू उस रस में मेरी रेडी फंसी होती है, मैं गुजारने की कोशिश करता हूँ, कभी कब्जा नहीं किया हमने। यार मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये पुलिस की गलती है कि तुम्हें लम्बियां पाकर लेतर क्यों नहीं मारते। मारो गरीब को मारो, कहाँ चले जावे गरीब। देखो ना यार, ये सबसे बड़ा इनका हथियार ये होता है कि फौरी तौर पे ये कह देते हैं कि गरीब को मारो। अभी इससे अलग जाके पूछो तो ये बताएगा कि इसकी यौमिया इनकम जो है 15,000 के लगभग है। छोड़ दो ये काम, आप रेडी लगा लो, मैं आपकी जगह बैठ जाता हूँ। यार तो बात ये है कि सरकार ने जो बनाई है सड़क, वो ट्रैफिक के चलने के लिए बनाई है, और वो जितनी भी सड़क है वो ट्रैफिक के लिए है। उसमें 10 फुट इधर और 10 फुट इधर रेडियां अगर लग जाएंगी तो बाकी सड़क जो है वो बेचारी जो 40 फुट सड़क है वो 20 फुट की रह जाएगी। तो भाई गलियों में जाके फ्रूट बेचूं, गलियों में जाके काम करूं, कौन तो गलियों में जाके बेच लो, तुम्हारी टांगें टूटी हुई हैं। और ये गलियों वाले समझते हैं ये खराब फ्रूट है, सस्ता फ्रूट है, सस्ता बेचेंगे तो हम खरीदेंगे। असल बात ही ये है कि ये सड़क के ऊपर सिर्फ इसलिए खड़ा करते हैं रेडी को कि करीब से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही होती है ना, उनको भी क्या परवाह तो किसी को है ही नहीं ना कि नज़्मो ज़ब्त खराब हो रहा है। वो गाड़ियों वाले बड़े आराम से रेडी के पास ब्रेक लगाते हैं, अब पीछे से हारन उरन भी बज रहे होते हैं, फटाफट ये जो कहते हैं वो मुंह पे मार के पैसे फटाफट अपना किलो 2 किलो फ्रूट लेके निकल ले जाते हैं। यार खुदा के वास्ते जाने दो, कुछ असूल होना चाहिए। पूरी
पूरे दुनिया के अंदर कभी हमने ऐसे मंजर नहीं देखे जैसे इधर नजर आते हैं यहाँ सड़कों होते पर। हैं। और भाई सड़क पे रेडी मुफ्त में नहीं खड़ी हो जाती, पीछे जो जिसकी दुकान के आगे मैंने रेडी लगाई हुई है मानना उसे भी देना पड़ता है, फिर कारपोरेशन वाले आ जाते हैं उनको भी देना पड़ता है, फिर कुछ ये लोग भी आ जाते हैं इनको भी देना पड़ता है। आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं मैंने नहीं देखा ओ भाई मैंने तो देखा है ना, आपकी तरफ इशारा कर रहा है, आपका नाम ले रहा है यार, जो मैं नहीं देखा तो छड़ दे, तुम एवं गल बता रहे हो यार। नहीं वाकई ये सही कह रहा है रेडी वाला, ये इस तरह पैसे पुसे दे के इधर खड़े होते हैं और पैसे आपको इसीलिए इनको भी देने पड़ते हैं और कारपोरेशन को भी मंथली देनी पड़ती है कि आपने नाजायज खड़ा किया हो। अब देखो ना, अगर ये 5-7 हजार रुपया उस दुकानदार को देते हैं जिसके सामने ये रेडी खड़ी करते हैं, जी। फिर कारपोरेशन को रिश्वत देते हैं, इनको रिश्वत देते हैं, तो इन सबसे बचने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि 10-12 हजार रुपए में तुम दुकान किराए पे ले लो भाई प्रॉपर। दुकान तो किराए पे ले ले, पकड़ी कौन देगा लाख रुपया? अबे आस्ता बोल, ये फिल्मी गिटारा नहीं है, अस्पताल का गिटारा है। नहीं वैसे बात पता है क्या है, बात दोनों तरफ से ही बिगड़ी हुई है। ये भी चलो इस तरह करते हैं, इनको भी नहीं समझ आ रही, और हुकूमत भी ये जो ठेला खड़ा करते हैं अपना जहाँ जहाँ पे भी, अगर गवर्नमेंट भी थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा तवज्जो दे के तो ठेला मार्केट बना दे, और मुख्तलिफ जगहों पे बनी होती है। बाहर के ममालिक में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ बड़ी बड़ी मार्केटें और वो सारी ठेला मार्केट या स्टॉल मार्केट होती है। तो आप अगर सारे शहर से सड़कों से ठेले घसीट के उस मार्केट में घुसा दें या 2-3 जगह ऐसी मुख्तस कर दें, तो मेरा ख्याल है पूरे लाहौर की बल्कि हर शहर की ट्रैफिक ठीक हो सकती। बिल्कुल। अजीजी भाईजान, इतने बड़े बड़े मसरूफ बाजारों में इतनी रेडियां खड़ी होती हैं, ना इधर से रास्ता ना इधर से रास्ता। वो तो गोगा जी, वैसे आप भी अगर बाजार से जा रहे हो तो ना इधर से रास्ता ना इधर से रास्ता। बाबूजी अब आप भी एक तरह की नाजायज तजावजात थी है। चलो यारो रेड़दा तो रहिंदा है, एक थां ते खड़ा तो नहीं ना हो जाए। अरे ये लोग बात हो रही थी इनकी दुकान की, ना इन्होंने दुकान लेनी है ना इन्होंने ठेला लगाना, इन्होंने सीजन लगाना। बाबूजी सही कह रहा है वैसे, कई ऐसे ये ठेले वाले हैं वो सीजन कमाने के लिए आ जाते हैं और बड़ी डटाई के साथ। अभी आप देखें ये खुश्क मेवा जो है ड्राई फ्रूट जिसे हम कहते हैं, उसके ठेले हर जगह पे लग गए हैं, हर जगह पे लग गए हैं। बल्कि अक्सर ऐसी जगहों पे लगे हुए हैं कि एक तो सड़क का न सत्यानाश हुआ है, दूसरा पीछे जो दुकान है उसका बेचारे का भी सत्यानाश हुआ है। अब देखो, जो बंदा ड्राई फ्रूट बेच रहा है उसके पास उसके माल की जो मालियत है वो लाखों रुपए की है, लेकिन बेच वो रेडी पे रहा होता है, वो दुकान किराए पे नहीं ले सकता। वही ना जी, यार दूसरे लोग भी जो रेडियो वाले हैं, जिस तरह ये मंथलियां देते हैं, जिस तरह पैसे वैसे दे के ये बेचारे खड़े होते हैं, इनको थोड़ी सी अकल करनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई ऐसी जगह बन जाए हर मोहल्ले के अंदर या हर इलाके के अंदर या हर टाउन कस्बे में, कि ये लोग उधर जाके रेडियन खड़ी कर ले, ये ट्रैफिक की जान छोड़ दे। अच्छा भाई, फिर आप लोग ही बता दो कि जिसके 9 बच्चे हो उनको रोटी कहां से खिलाऊं मैं? 9 बच्चे जी, लो इसके तो घर में भी तजावजात है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। इतना मजा आता था उनको देख के, और खेल रहे होते थे सेन पे। अगर माँ टोपी बना रही है ना तो बार बार बुला के इधर आ जी इधर आ। टोपी सर पे रख के देखती थी कि ठीक जा रही है, कोई खाने जो है वो 2-3-4 बड़े छोटे तो नहीं कर रहे। अच्छा जी, अभी हमने वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पे बच्चों की तरफ तवज्जो देने की, बच्चों को वक्त देने की बात की है। तो उसकी एक और मिसाल मैं याद माजी में सुनाना चाह रहा हूँ। अच्छा। जरूरी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब सर्दियां आती थी, चूंकि सर्दियां भी आई हुई हैं, तो मैं याद जरा करवाना चाहता हूं कि जब सर्दियां आती थी तो हर घर में माएँ हमारी, जो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और जो हयात है अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता करे, माएँ हमारी ऊन के गोले मंगवा के बाजार से तो सलाइयां चढ़ा लेती थी, शुरू हो जाती। सिर्फ स्वेटर नहीं, जुराबे, टोपियां, दस्ताने, शाल, हर चीज घर में माएँ बनाया करती। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इतना मजा आता था उनको देख के, और खेल रहे होते थे सेन पे। अगर माँ टोपी बना रही है ना तो बार बार बुला के इधर आ जी इधर आ। टोपी सर पे रख के देखती थी कि ठीक जा रही है, कोई खाने जो है वो 2-3-4 बड़े छोटे तो नहीं कर रहे।
अच्छा, मैंने अपनी सारी जिंदगी में अपनी सास साहिबा को खाली हाथ नहीं देखा, वो स्वेटर बुनती रहती। अच्छा। गर्मियां हो सर्दियां हो, अभी उन्होंने 2 दिन पहले मुझे इन सर्दियों का स्वेटर गिफ्ट किया, बड़ा वाह जी खूबसूरत। वाह। बहुत अच्छा। नहीं है ऐसी, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी माएँ ऐसी बुजुर्ग हमारे हैं जो आज भी ये काम करते हैं अपनी आदत की वजह से। मगर आप ये देखें कि अब गरीब से गरीब घर में भी स्वेटर जो है ना जी वो रेडीमेड ही आ जाता है। बिल्कुल सही। मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि ऊन बड़ी सस्ती सी मिल जाती थी, वो बाजार के स्वेटर से बड़ा सस्ता पड़ता था। फिर एक ये है कि वो बड़ा अच्छा होता था, बहुत अच्छा होता था वो स्वेटर। और फिर एक सबसे बड़ी बात ये कि अगर नई ऊन लाने जो गए नहीं है घर वाले, तो वो लंडे से स्वेटर ला के ना गंदा मैला कुचैला सा, उसको अच्छी तरह धो के घर में उसको उधेड़ के, अच्छा। हाँ, उसकी ऊन खोल के उसके गोले बना के फिर दोबारा से अच्छा, बाजार से भी नई ऊन जब लेते थे तो ऊन के गोले भी मिलते थे ब्रांडेड, मतलब जरा महंगे भी, और सस्ती ऊन भी मिलती थी, बड़े बड़े गुच्छे बने होते थे, खुली ऊन उसको कहते थे। और फिर सिलाइयों के, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को पीछे तरफ लेके जाए, सिलाइयों के नंबर होते थे, 12 नंबर सिलाई, 10 नंबर सिलाई, वो मोटी और पतली सिलाई बिल्कुल सही। मुझे तो लड़की याद आ रही जो एबीसी ऊन की मशहूरी देती थी ना। और एबीसी ऊन, अब देखो ना ऊन ही गायब हो गई। एबीसी ब्रांड होता था, बिल्कुल सही। उनका टीवी पे इश्तेहार चला करता था, एबीसी न्यूनेट होता था, न्यूनेट के नखरे निकल गए ना, फिसल गए ना। बड़ा मजा आता था और इतना वो आंखों को भला लगता था जब माँ के हाथों में आहिस्ता आहिस्ता देखते थे ना जी, 2-3 रंगों के गोलों के साथ जब डिजाइन बनता हुआ बच्चे देखते थे, माँ को यही खुशी होती थी ज्यादा कि मैंने अपने हाथ से स्वेटर बनाया। मैं कहता हूँ जी कि माँ के लिए जैसी मोहब्बत बच्चों में पैदा होती थी कि हमारी माँ हमारे लिए कर रही है ये काम, हमारी सर्दी को ढांप रही है, वो सारा कुछ खत्म हो गया। वो इतना प्यारा लगता था, माँ बाप के साथ मोहब्बत और उन्स इतना बढ़ता था इन छोटे छोटे कामों की वजह से। क्या बात है, बाकायदा बच्चों की अटैचमेंट बनती थी माँ बाप के साथ। कि माँ बाप जो हैं वो अपने हाथों से, ये है तवज्जो, ये है वो वक्त जो बच्चों को देना चाहिए। अब ये बाजार मामूली सी बात लगती है, या कई लोग ये मॉडर्न किस्म के कहेंगे इससे क्या होता है, भाई हमें तो बहुत कुछ हुआ है। बिल्कुल, हमारे तो दिलों में आज तक वो नक्शे बिल्कुल सही। हमारे तो दिलों में आज तक वो अपनी माँ की सिलाइयों की मोहब्बत है। क्या बात। हमारे दिल में आज तक वो अपनी माँ के लिए जो वो हमारे लिए मेहनत करती थी, अल्लाह, उस मेहनत से दुगनी हमारे दिलों में मोहब्बत है। आज के बच्चे में भी है। और फिर बचत ही है, ये बचत थी। वो लोग जो बेचारे आज कहते हैं कि माड़ा बंदा स्वेटर किथों पाके, उनको मैं तो ये कहूंगा कि वो अपना काम जारी रखें। घर में बैठी हुई खवातीन जो हैं वो अपनी बच्चियों को, आगे खवातीन को ये सिलाइयों का काम जो है, ये बुनत जो है स्वेटर की, ये सिखाएं जरूर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक असासा होता है। ये घर में खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा असासा होता है। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जी नू, मेरे लिए ਜਦੋਂ स्वेटर बनाया छोटा ही बनया। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਵੈਟਰ, ਜਦੋਂ ਸਵੈਟਰ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੋਟਾ ਹੋਏ ਨਾ। अगर तुम्हारे मोटापे की स्पीड को मैच करते तो रोज 3 फुट उनको उड़ना पड़ता। नई बात से बड़ा मजा आता था, वो सारी चीजें देख के, वो रंग बिरंगी ऊन देख के, वो माँ का प्यार देख के, उनकी मोहब्बत देख के बहुत मजा आता था। और वो आज तक हमारे दिलों में ताजा है। अच्छा, एक खूबसूरत याद ये भी है कि माएँ स्वेटर डिजाइन करने के लिए या डिजाइन में कोई तब्दीली करने के लिए आम तौर पे हमसाइयों की मीटिंग भी मुनक्किद किया करती थी, कितने मिल के कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है यार। बल्कि मोहल्ले के अंदर एक बाजी, एक कापा को ऐसी होती थी, नहीं जाके शमीम को नवा डिजाइन सीखो। वो इतनी अक्लमंद एक भैन माँ होती थी जो, जिससे बाकी सारे नए नए डिजाइन, वो फिर बताती थी 4 दाने सीधे 2 पुट्ठे, फिर 4 दाने। नाज़रीन, ये सब कुछ था ऐन हस्बे हाल। और चलते चलते किसी बुजुर्ग का कॉल, तुम मुझे बताओ तुम्हारा दोस्त कौन है, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कौन हो। वाह वाह। इसीलिए तो इसकी महल्ले में इज्जत है कि हर बुजुर्ग को बताता है ये मेरा दोस्त है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।